आइए दो महत्वपूर्ण समस्याओं पर हम विचार विमर्श करें। नंबर एक, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चर्चा करेंगे और दूसरा, अब केंद्र की जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ज्ञानेश कुमार की चर्चा करते हैं। ज्ञानेश कुमार सबसे बदनाम चेहरा है देश में। उनके प्रति जनता में घोर अविश्वास है, जनता सड़कों पर है, किंतु वह है ना इतने बेशर्म है कि उनको शर्म ही नहीं आ रही है। जो जनता जितनी आलोचना कर रही है ना, वो उसको अपनी प्रशंसा मान रही। अब आइए, बहुत जल्दी ही सीईओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूर्व हो जाएंगे। इनके खिलाफ अब संसद में भी लड़ाई होगी और जनता सड़कों पर लड़ाई करेगी। संसद में क्या होगा कि 1 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है ना, उसमें चुनाव आयोग के खिलाफ, जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा और निश्चय ही कि यह नाजी सरकार उनके बचाव की पहल करेगी। संसद में हंगामा होगा ही। तो इस गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर ज्ञानेश कुमार को जनता सबक सिखाएगी। इनके खिलाफ जनता सड़कों पर आएगी, चुनाव आयोग का घेराव करेगी। दोनों चुनाव आयोग जो इनके सहयोगी है ना, उनका भी घेराव करेगी। ये बंधक बना लिए जाएंगे, क्योंकि इनके पाप कुंभ इतने भर चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रजातंत्र की इन्होंने हत्या की, संविधान की हत्या की, जन निर्णय की हत्या की, जनमत की हत्या की, और अभी कर रहे हैं। ये अपने आप को देश का सबसे बड़ा व्यक्ति मान रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि जनता क्या है। इनको जनता की परवाह नहीं, ये जनता को भी कूड़ा कचरा मान रहे हैं। यह इनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बिहार चुनाव में कितने नाटक हुए। एसआईआर में नाटक किया गया, क्या क्या नाटक हुए, सारे उजागर हुए। और सबसे बड़ी शर्मदायक बात तो यह कि जो इन्होंने खुद ने कहा कि 7,42,00,000 मतदाता हैं हमारी सूची के मान से, और मतदान 7,45,00,000 का हो गया, तो ये 3 करोड़ मतदाता कहाँ से आ गए, इसका भी कोई जवाब नहीं है। जवाब देना भी नहीं चाहते। और जब हर बार बहाने बना देते हैं। कितनी ईवीएम मशीनें गायब हुई, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और ईवीएम से कितनी छेड़छाड़ की, इस प्रकार के नाटक किए, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। पेट पर्ची का भी अब मिलान करना पड़ेगा। मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। और ये जो इस बात की चर्चा हो रही है, ये आरोप लग रहा है कि अनेक ईवीएम मशीनों में 25,000 बैलेट के अलग से डाल दिए गए थे, अग्रिम डाल दिए गए थे। ये सच है कि नहीं? और सबसे बड़ा अहम सवाल कि जनता के वोट, जो जनता ने जिस पार्टी को वोट दिए ना, वो वोट भी ट्रांसफ़र हुए, इसमें कोई शंका नहीं हुआ है। और अपने यहाँ पर कुछ जो ईवीएम के जो इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने ईवीएम में सिद्ध करके बता दिया कि इस प्रकार वोट ट्रांसफ़र होते हैं, इस सिस्टम से वोट ट्रांसफ़र होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया था। तो जितने भी बिहार में जितनी भी ईवीएम मशीनें गए, अब सबकी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा।
इतने वैज्ञानिक लगेंगे और हर ईवीएम मशीन की जांच करेगा शुरू से कि कितने वोट ट्रांसफर हुए, कितने वोटों की चोरी हुई, कितने वोट अग्रिम में फीड कर दिए गए, इन सब की जांच होगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव की डकैती की ना, इसकी सजा जनता देगी। और जहाँ तक अब तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो हाल बांग्लादेश में मुख्य चुनाव आयोग का हो था ना, वही हाल यहाँ पर भारत में ज्ञानेश गुप्ता का हो सकता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। और आपको अभी मज़ेदार बात बताऊं कि ये चुनाव आयोग अपने आप को सुप्रीम समझता है, संविधान से भी ऊपर समझ रहा है। मन माने ढंग से नए नए नियम बना दिए जाते हैं। अरे नए नियम कैसे बना दोगे? आपको जनता से पूछ के नियम बनाना पड़ेंगे, जनता की राय लेना पड़ेगी, उसके बाद में नियम बनाएंगे। मैं बहुत बड़ा स्पष्ट उदाहरण देता हूँ। बीएलओ हैं, बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अलग से वेतनमान देके उनसे कार्य करवाया जा रहा। और इसमें एक और प्रथा है, बीएलए भी होता है। और ये बीएलओ की नियुक्ति राजनीतिक दल के लोग करते हैं। और उसमें शर्त है कि बीएलए वही बनेगा जिस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। यह नियम है, परंतु यह नियम बदल दिया। और नियम बदलने का कारण क्या रहा? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में और बंगाल में इनके पास में इतने न तो बीएलओ हैं और न बीएलए हैं। भाजपा के पास में, राजनीतिक दलों के पास, टीएमसी के पास में जरूर हैं। तो इन्होंने नियम बदल दिया। जो नियम था कि जो बीएलए हो वो निर्वाचन क्षेत्र का ही हो, एक विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, किंतु नहीं। अब इन्होंने मतलब नियम ही बदल दिया। अब इन्होंने क्या नियम कर दिया कि यह जरूरी नहीं कि बीएलओ और उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, वो कहीं का भी मतदाता हो, वो बीएलए बन सकता। भैया ये नियम क्यों बदला? नहीं बदलना चाहिए ना। एक विधानसभा क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का विधानसभा का वो मतदाता है, वही बीएलए होना चाहिए। किंतु इन्होंने नियम बदल दिया और ये नियम भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया। और भी अनेक कांड है इनके। ये तो है ना, ये चुनाव आयोग है, ये नहीं है, ये भाजपा का कार्यालय है, भाजपा आयोग है। ये भी अब जनता खुलेआम लगा रही है। अब तो ये संसद में बड़ी मजेदार बात होना है। संसद में ऐसा हंगामा होगा, ऐसा हंगामा होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके सारे कांड उजागर हो जाएंगे। अब आइए एसआईआर को लेकर, एसआईआर में भी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नाटक हो रहा है, ये किसी से छिपे नहीं है। एसआईआर में एक नियम है कि मतदाता का परिचय मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगिए, अच्छी बात है, मांगना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। किंतु मतदाता जो फॉर्म है ना, वो 2 प्रतियों में होना चाहिए। एक प्रति पूरी बीएलओ भर के अपने पास में रखेगा रिकॉर्ड के लिए, एंट्री के लिए, और एक प्रति मतदाता को दी जाएगी जिस पे बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। किंतु ऐसा नहीं हो रहा। मैं खुद अपने यहाँ पर हमने फॉर्म भरे, हमें कोई फॉर्म की वो नहीं दी गई रिसिप्ट। अरे जब आप कल से आपने मेरा ही नाम काट दिया, जब मैं मान लो क्लेम करूँगा तो क्या करूँगा? बीएलओ के देखा कि इन्होंने फॉर्म ही नहीं दिया, तो क्या स्थिति बनेगी? यानी मेरा मताधिकार समाप्त हो जाएगा। ये चल रहा है। राजस्थान की एक बीएलओ ने तो नाटक, बड़ा विचित्र नाटक कर दिया।
उसने जो कहा कि आप यहाँ मेरे यहाँ आइए और मुझसे फॉर्म ले जाइए और मेरे यहाँ ही फॉर्म जमा कीजिए, यदि आप नहीं आए ना तो मैं आपका नाम काट दूंगी। ये भी हुआ, ये इसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो इस प्रकार का जो नाटकबाजी चल रही है, तो आप प्रत्येक मतदाता का, जिसका मतदाता परिचय SIR में ले रहे हैं ना, हर मतदाता को आपकी रिसिप्ट देना चाहिए। BLO को रिसिप्ट देना चाहिए कि हाँ इनका फॉर्म जमा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का नाम नहीं काटा जा सकेगा। किंतु ऐसा हो नहीं रहा, तो अपनी मर्जी से किसी भी का भी नाम काट देंगे। चलिए ये भी हो गया। तो ये तो जो जिलाधीश है ना, जिलों के जिलाधीश इस कुव्यवस्था को सुधार सकते हैं। वो BLO को स्पष्ट निर्देश दे देंगे कि नहीं आप 2 प्रतियों में फॉर्म भरवाइए, एक प्रति आपके पास में रखिए और एक प्रति आपके हस्ताक्षर वाली मतदाता को दीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत न आए। और शिकायत न होने में वो प्रमाण हो जाएगा कि यदि किसी नाम कट गया और उसने BLO को फॉर्म दिया है तो उसका नाम कैसे काटा गया, ये सारी जवाबदारी BLO की हो जाएगी। और जितने भी BLO के यहाँ पर लापरवाही मिलेगी ना, उन पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये भी हो गया। चले अब ये जो ज्ञानेश कुमार का तो काम खत्म हो गया, ये पूरे हो जाएंगे। और जनता की जो मांग कर रही है, जनता मांग कर रही है कि CEO ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 20 घंटे के लिए तीनों को हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। हमारा दावा है कि ये अपने सारे पाप, सारे घोटाले अपने आप स्वीकार कर लेंगे। ये अब होना चाहिए। ये मामला बड़ा गंभीर है। ये तो है ज्ञानेश कथा, ज्ञानेश पुराण। ये ज्ञानेश पुराण में तो अनेक अनेक प्रकार के नाटक हैं। और आपको एक बात, मज़ेदार बात बताऊं, बहुत ही शानदार बात है कि क्या हुआ कि पूर्णिया में वहाँ पर महागठबंधन को पूरा प्रचंड बहुमत मिलना था। अमित शाह गए, एक होटल में रुके और उन्होंने एक अपने खास सहयोगी से पूछा कि भाई मुझे सीट बार बताओ कि यहाँ क्या स्थिति है। जो उसने सारा विवरण दिया कि यहाँ तो आपकी हालत बहुत ख़राब है। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार को कहा कि इन जो सीटों पर हालत ख़राब है, यहाँ पर भाजपा जीतना चाहिए, कैसे भी जीतना चाहिए, जिताना होगा। ज्ञानेश कुमार ने वही किया। पूर्णिया में एक सीट को छोड़कर सभी सीटें भाजपा के खाते में आ गई। पप्पू यादव भी हैरान कि क्या हो गया ये। तो ये जो जिस प्रकार का नाटक किया ना, तो ये इसमें भी ज्ञानेश कुमार का अहम रोल है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। चलिए अब ये तो ज्ञानेश कुमार के सारे जो कांडों का जो विवरण है वो हो गया। अब हम आ जाते हैं, आज बिहार में शपथ विधि संपन्न हुई। नीतीश कुमार 10वीं बार CM बने और CM पद की शपथ ली और उनके साथ साथ करीबन 27 विधायकों ने भी शपथ ली। सब ने शपथ संविधान और ईश्वर को साक्षी रख कर ली। ये खुलासा है, सारा ओपन हुआ है, कोई छिपा नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यदि कोई भी मंत्री यदि पक्षपातपूर्ण करता है, संविधान के विपरीत काम करता है, संविधान की उपेक्षा करता है, तो क्या होगा। मामला बड़ा गंभीर है। और आज हमने जो मंच पे देखा, मोदी जी भी मंच पे थे, जो भाजपा के जो मंत्री बने ना, उन्होंने नीतीश कुमार का अपमान किया, उनको बधाई तक नहीं दी। अरे ऊपरी मन से बधाई दे देते तो ये कलंक तो नहीं लगता कि भाजपा के मंत्रियों ने नीतीश कुमार का अपमान किया। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। आप जो
उसका जो लाइव हुआ है ना शपथ समारोह का, उसमें आपको साफ नजर आ जाएगा। मोदी ने अपना उन्माद प्रदर्शन किया मगर नीतीश ने कुछ नहीं किया, वो शांत बैठे रहे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश के जो शालीनता दिखाई और जो अपना रौद्र रूप भी दिखाया, पराक्रम भी दिखाया, उससे मोदी भी हैरान हो गए। इतने हैरान हुए कि हद से ज़्यादा कि अरे नीतीश कुमार का इतना जलवा है, नीतीश कुमार इतने पावरफुल हैं। ठीक है, वो हो गया। तो हम यहाँ पर बात चली कि अरे हम तो नीतीश कुमार को जेल में डालने वाले थे, ये तो अब सत्ता की रेल में हो गए, सत्ता के ड्राइवर हो गए। सत्ता की रेल का जो इंजन है ना, उसके ड्राइवर हो गए। अब ये चलाएंगे, हमारे रिमोट से नहीं चलेंगे। अब बिहार की सत्ता नीतीश के रिमोट से चलेगी। नीतीश शाह ने अमित शाह और गुजराती गैंग को और भाजपा को घुटनों पर ला दिया। अभी तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है हल्का सा, अभी तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी मामला होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ भी मामला उठेगा, उनको बदनाम करने के सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, किंतु नीतीश कुमार उन षड्यंत्रों से निपटने में सक्षम है। अब नीतीश कुमार नायडू का हमला है ना, केंद्र सरकार पर होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत तगड़ा मुहिम होने वाला। महाराष्ट्र शिंदे ने भी बगावत का स्वर बुगुल फूंक दिया कि मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो जो इनके जो सहयोगी दल है ना गुजराती गैंग के, वो भी अब वहाँ से दूर दूर छिटकने लगे। अब तो यहाँ पर होगा क्या, नीतीश कुमार को सब समझ में आ गए, अमित शाह को भी सब समझ में आ गई कि अब तो अपनी सरकार गिर जाएगी, अब अपना सत्ता पे काबिज रहना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक निर्णय किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से एक काम करना था कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि देश में हालात और ख़राब होते जाएं। वे हालात ख़राब पड़ेंगे, तो जब हालात ख़राब होंगे तो एक राष्ट्रपति को एक पत्र दे देंगे कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के देश के हालात ख़राब हैं। अतः 2026 में फरवरी से अप्रैल के बीच में मध्यावधि चुनाव करवा दी जाए। राष्ट्रपति तो इनके हाथों की कठपुतली है, वो उनका प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लेगी और इस प्रकार का जो देश को मध्यावधि चुनाव का भी सामना करना पड़ेगा। परंतु अब ये जो मध्यावधि चुनाव होगा ना, ये उनके लिए आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर जो SIR के नाम पर भी जो नाटक किए जा रहे हैं ना, वो भी नहीं चलेंगे। अब EVM का भी नाटक नहीं चलेगा और सभी विपक्षी दल और सभी दल, भाजपा को छोड़कर सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि जो भी चुनाव हो वो EVM से नहीं होगा, मत पत्रों से, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। चाहे उसका परिणाम आने में देर लग जाए, उसकी फिक्र नहीं, उसकी चिंता नहीं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मामला संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठेगा और जो लोकसभा अध्यक्ष है ना बिरला जी, वो इस नाजी सरकार के पक्ष में बहुत सारे नाटक करेंगे। उन दोनों नाटक, क्या दिक्कत है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक भविष्य का संकट भी आ गया है। और नीतीश का रौद्र रूप देखकर तो मोदी भी हैरान हो गए। आज तो हमने जब देखा ना कि मोदी ने भी नीतीश कुमार को झुककर नमन किया, करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता पे काबिज रहना है। नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए, उसकी बैसाखी चाहिए। नायडू बगावती पर हैं, नीतीश बगावत कर ही रहे। और यदि एक भी कांड इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ किया, अभी तो चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से जेल में डाल दिया जाए, परंतु नहीं डाल सकेंगे। अब नीतीश कुमार बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब उनको जेल में डालना नहीं आसान नहीं है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
अब नीतीश कुमार के सामने भी बड़ी समस्या आ गई। उनको जो विश्व बैंक से 14,000 करोड़ का जो विकास के नाम पे कर्ज लिया था ना, वो मत खरीदने के उसमें कर दिया ब्याज। RBI से 16,000 करोड़ का जो कर्ज लिया था वो भी न जाने कैसे कहाँ कहाँ खर्च कर दिया। और इसके अलावा केग ने 70,000 करोड़ का हिसाब भाजपा बिहार सरकार से मांगा, परंतु बिहार सरकार अपना स्पष्टीकरण देने में हिचक रही है। अरे आपने खर्च किया, कहाँ खर्च किया हो उसका हिसाब तो बताओ। और यदि आपने खर्च नहीं किया तो क्या किया, कहाँ गया पैसा, क्या यूसी में है वो पैसा कि नहीं है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो नीतीश कुमार को के सामने संकट तो है, अब उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। यदि जवाब नहीं देंगे ना तो और किरकिरी होगी। अब देखते हैं नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाते। अब नीतीश कुमार भी जेडीयू को तो बचा ही लेंगे, जेडीयू अब टूटेगी नहीं। 85 विधायक ने स्पष्ट किया कि हम किसी भी तरीके से नहीं बिकेंगे और जेडीयू को नहीं छोड़ेंगे। तो और मामला विचित्र हो गया। और अब तो एक बात और बड़ी विचित्र आई कि भाजपा के जो नए विधायक बने हैं ना, उसमें से 32 विधायक तो नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो गए। मामला बड़ा विचित्र है। तो नीतीश के पास में 85 और 30 ये हो जाते हैं तो कितने होते हैं, 115। और राजद, कांग्रेस ये सब मिलकर नीतीश के साथ तो है ही, अप्रत्यक्ष रूप से तो है ही। तो यहाँ पर नीतीश के पक्ष में लगभग 150 की संख्या हो जाती है। भाजपा भी अपने आप में खत्म, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जो ये दो कड़वे समस्याओं पर जनता के बीच में हमें अपने विचार रखना थे, हमने विचार रखे। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप दोपहर को आए नहीं यार।